नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज हर मैनी शेड्स में। कुछ महिलाएं सवालों से डरती नहीं है, बल्कि उसका जवाब ढूंढती है कानून के भीतर। एडवोकेट का काम सिर्फ दलील देना नहीं होता है, सच को शब्द देना और न्याय को दिशा देना होता है। कभी कभी एक सवाल पूरे सिस्टम को हिला देता है और कभी कभी एक सही दलील किसी की जिंदगी की दिशा बदल देती है। आज हम मिलने जा रहे हैं एक यंग लेडी कृतिका त्रिवेदी से, जो एक एडवोकेट है, जो अपनी साइलेंस को आर्ग्यूमेंट में और इनजस्टिस को जस्टिस में बदलने की क्षमता रखती है, जो कानून के साथ सच के पक्ष में खड़ी हुई है। कृतिका, स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज हर मैनी शेड्स में। थैंक यू सो मच दी, मुझे इस सीरीज का पार्ट बनाने के लिए। हाँ, मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि अभी तक हमारे 13 शूट हो चुके हैं और सबसे यंग इसमें कृतिका है। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है इनसे बात करते हुए। कृतिका, कौन कौन है फैमिली में? मम्मी, पापा, दादी और मेरी सिस्टर हैं। ओके, और कैसे सोचा कि एडवोकेट बनना है? दी इनिशियली तो मेरा ऐसा नहीं था। जब मैंने BA LLB का कोर्स शुरू करा तब ये था कि हाँ, कुछ आगे करना है इसमें, बट जुडिशरी एक गोल रहता है। जो भी LLB का स्टूडेंट रहता है उसे जुडिशरी में ही जाना होता है। एक माइंडसेट चला आ रहा है अभी भी, और मेरा भी था। तो जब मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन करी तब कुछ समय तक तो मैं उसमें कंसिस्टेंसी बना के अच्छा कर रही थी, बट जब फाइनली मैंने अटेम्प्ट दिया तो मुझे लगा कि मैं उसको कम्पीट नहीं कर पा रही हूँ। देन सेकेंड भी मैंने वापस से ट्राई करा, बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हैं कि फेलियर का ही सामना करना पड़ा। तो कुछ समय बाद जब मैं डीमोटिवेट होने लगी तो मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं करना तो वही है, ये तो जुडिशरी में जाना है या लिटिगेशन में जाना है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं जुडिशरी में जाके भी यही करूँगी कि मैं लोगों तक या लोगों के लिए कुछ न्याय के लिए ही काम करना चाहती थी, तो लिटिगेशन या एडवोकेसी में जाकर भी मैं वही करूँगी। तो मुझे कुछ समय बाद ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे करना चाहिए ये चीज़। तो मैंने जब इनिशियली स्टार्ट करा तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं बीइंग एन एडवोकेट ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी इनिशियली, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है एक एडवोकेट के लिए कि आप लोगों की बात सुन सके, समझ सके और उसके बाद उनको ये बता सके कि हाँ, आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि रियलाइजेशन या उनको सेटिस्फाई करना कि हाँ, आप उनके लिए खड़े हैं या आप उनके लिए खड़े हो सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है, जो इनिशियली मैं नहीं कर पा रही थी। पर जब मैंने धीरे धीरे काम करा उस चीज़ के ऊपर, तब मुझे ये लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने इस प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू करा। और अभी कहाँ पर काम कर रही हैं आप? मैं अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मंदसौर में भी और हाई कोर्ट इंदौर में, दोनों ही जगह काम कर रही हूँ। दोनों केसेस देख रही हैं। जैसे एज अ वुमन इस लीगल प्रोफेशन में आने में क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं? फर्स्टली तो एक लेडी के लिए ये जो प्रोफेशन है उसे परस्यू करना ही अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि जब हम ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको हर तरीके की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। वो प्लस भी होती है, माइनस भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। आप एक अलग बैकग्राउंड से आए हुए होते हो और जो सामने वाला व्यक्ति है वो एक अलग बैकग्राउंड से आया हुआ होता है, उसकी परेशानी अलग होती है, आपको उसे समझना पड़ता है। तो वो बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है एक एडवोकेट के लिए कि आप उसकी बात को समझ के उसके लिए कुछ न्याय दिला पाएँ। क्योंकि कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आपको जो लॉ है उसके साथ चलना होता है, तो आपको उसे समझाना पड़ता है व्यक्ति को, क्योंकि आपके पास व्यक्ति आ तो गया है कि उसे न्याय चाहिए, बट अब न्याय दिलाया कैसे जाए, वो एक बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि हमारी जुडिशरी में एक लंबा समय लगता है किसी भी न्याय के अंत तक पहुंचने के लिए। हमारी जो प्रणाली है बहुत स्लो है, ऐसा हाँ, है ना? जी हाँ, ओके। तो अभी काफ़ी काम हो रहा है उसके ऊपर, ऐसा नहीं है, बट फिर भी आज भी पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति आता है तो उसके मन में ये रहता है कि मुझे तो आज का आज ही न्याय चाहिए, जो मिल नहीं पाता और उसमें कुछ समय लगता है। तो ये होता है कि हमें जो भी हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उन्हें ये बताना पड़ता है कि हाँ, आपको जल्दी ही इसमें कुछ न्याय मिलेगा या आप कहीं ना कहीं विश्वास कर सकते हैं। ये कन्विंस करना टास्क रहता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, और वो चीज़ें तभी आती है जब आप धीरे धीरे नॉलेज गेन कर लेते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग करा तो बहुत सी बार चीज़ें समझ में नहीं आती थी,
कि इसको कैसे डील किया जाए। बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे इसमें एक्सपीरियंस आता गया और आज ये है कि हाँ अब चीज़ों को डील करना शुरू कर दिया है अच्छे से। जब आप पहली बार कोर्ट रूम में गई तब नर्वस थी? डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि आप किसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वक्त आपके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप उसकी बात को कोर्ट रूम के सामने अच्छे से रख पाएँ, क्योंकि जब आप वो नहीं रख पाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय होगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप अच्छे से कोर्ट में उसकी बात को रख पाएँ कि उसके साथ क्या अन्याय हुआ है या उसे किस न्याय की चाहत के लिए वो कोर्ट रूम में आया है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इनिशियली काफ़ी चैलेंजिंग रहता है ये कि आप कोर्ट में अच्छे से बता पाएँ जज को कि आप किस रीज़न से, किस कारण से उपस्थित हुए हैं उनके सामने। एक्चुअली ये रहता होगा ना कि हम उसकी प्रॉब्लम को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तभी हम सही समझ पाएंगे शायद, हाँ है ना? ऐसा होता होगा। ओके। जब आप अपना यूनिफॉर्म जो काला कोट है वो पहन के जाती हैं तो बॉडी लैंग्वेज में चेंज आता है? बिल्कुल चेंज आता है दी, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर रहती है तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस भी आता है साथ में, और कहीं ना कहीं कुछ करने का मन करता है कि नहीं मुझे इसके लिए या जो भी व्यक्ति आया है उसके लिए कुछ करना है। जैसे आप कोर्ट रूम में डोमेस्टिक वायलेंस या वर्क प्लेस हरेसमेंट का या प्रॉपर्टी राइट्स के लिए लड़ती हुई महिलाओं के केसेस देखती हैं, तो आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहता है इसके अंदर? दी मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो आज केस हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ें हैं कि महिलाएं आज भी घर में कुछ बातें चुप रहकर सह लेती है, बहुत सी बातें कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती, और जहां कोर्ट में ये सब बातें आती भी हैं तो उन्हें फैक्ट के साथ, एविडेंसेस के साथ प्रूफ करना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो एक चार दीवारी में हुई हुई घटना होती है। तो उसे एक एविडेंस के रूप में कोर्ट के समक्ष लाना कि क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई, उसे कोर्ट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि आपको न्याय मिल सके, क्योंकि जिस तरीके से भी आप आपकी घटना के बारे में बताएंगे हो सकता है कि उसका नेगेटिव रिजल्ट भी या नेगेटिव आंसर भी आपको फेस करना पड़े। क्योंकि जब आप बोलते हो कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई है, मेरे साथ मारपीट हुई है या मेरे साथ कुछ भी ऐसी घटना हुई है जो शायद मैं बता भी ना पाऊँ कोर्ट में, तो उस समय उन शब्दों के द्वारा कोर्ट को बताया जाता है कि वास्तविकता में ये हुआ है। क्योंकि बहुत सी बार घटनाएं महिलाओं के साथ ऐसी भी होती है जो वो वर्बली नहीं बोल पाती, या उनके लिए स्पेशली जो है एक जज खुद से बात करती है, क्योंकि होता है ना कि महिला महिला से ही बात कर पाती है। बहुत सारी गांव की महिलाएं भी आती है जो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में या सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में भी खुल के बताना तो चाहती हैं बट नहीं बता पाती। तो इसीलिए हमारे लॉ में जो है एक इन कैमरा कोर्ट प्रोसीडिंग होती है, जिसमें आप इजीली जो है कोर्ट में एक जो एडवोकेट हैं उसे और अपनी जो जज हैं उन्हें आराम से ये बात बता सकें कि आपके साथ क्या घटना घटित हुई है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए आज जनरेशन्स धीरे धीरे चेंज हो रही है और कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि एक नया परिदृश्य देखने में आ रहा है। पहले सिर्फ एक चार दीवारी में वो सब जैसे घटना हो जाती थी, आजकल ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वहाँ डिजिटल क्राइम भी होते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि महिलाएं सिर्फ एक प्रीमाइसिस में ही मतलब अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, वो एक बाहर कहीं पर भी जाती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कुछ जगह वो चीज़ें छूट भी जाती हैं, कुछ जगह वो कोर्ट रूम तक पहुंचती है। तो एक महिला के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो उसके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है कहीं ना कहीं वो उसके लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके बारे में आवाज़ उठाई जाए और उसके लिए लड़ा जाए। पहले जो केसेस होते थे वो छेड़छाड़ तक होते थे, आजकल उनका डिजिटल मतलब वीडियो बना लिया जाता है चीजों का, फिर ब्लैकमेल भी किया जाता है। जी बिल्कुल, ये आम बात हो गई है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, आजकल इस तरीके का ब्लैकमेलिंग बहुत सारी चीजें होने लग गई है। और जब वो चीज़ें होती है तब कोर्ट रूम में आपकी जो वीडियो चैट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं एविडेंस के रूप में प्रेजेंट की जाती है, जिसके थ्रू आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं।
डोमेस्टिक वायलेंस के केस कहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको, गाँव में या शहर में, या दोनों इक्वल रहता है रेशो? मैंने जितना अभी तक ऑब्जर्व करा है, रेशियो दोनों ही जगह सेम ही होता है। अच्छा। जी, चाहे आप शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं तो जी, केसेस कम बिल्कुल, होंगे। क्योंकि घरेलू हिंसा में सिर्फ़ और सिर्फ़ मारपीट तक ही सीमित नहीं है। वहाँ आपकी इनकम को लेकर के आजकल महिलाएँ इस तरीके की भी ऑब्जेक्शंस रहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि सिर्फ़ इसलिए कि भई मेरा पति मुझे अ, ये कहें कि खर्चे नहीं देता है, घुमाता फिराता नहीं है या मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं करता है। ये भी कहीं न कहीं डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता में है। आ जाता है। तो जैसे ये जो आपने बताया अभी कि घूमना फिरना या खर्चे के पैसे नहीं देना, कि डोमेस्टिक वायलेंस में कैसे हुआ? ये मैं ये बताना चाह रही थी दीदी कि जिस तरीके से धीरे-धीरे ये घर के जो छोटे-मोटे झगड़े रहते हैं, वो एक तक धीरे-धीरे बढ़-बढ़ के जो है एक वायलेंस में क्रिएट हो जाते हैं। हाँ। जहाँ पर ये होता है कि एक समय घटना जो है वो मारपीट तक भी पहुँच जाती है। पहुँच जाए। क्योंकि जब दिनचर्या में वो चीज़ें सामान्य हो जाती है, तो वायलेंस में कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जेंडर स्पेसिफाइड कुछ नहीं रहता है कोर्ट में? जी नहीं, आजकल ये हो गया है कि अगर महिला गलत है तो महिला को दंड दिया जाएगा और पुरुष गलत है तो पुरुष के लिए दंड दिया जाएगा। कि लंबे हियरिंग आवर्स होते हैं, डेडलाइंस जी। होती हैं, केसेस का प्रेशर भी रहता है। इसमें आप खुद की वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करती हैं? मेरी वर्क लाइफ ऐसे बैलेंस होती है कि जैसे घर का जो माहौल है वो काफ़ी फ्रेंडली है शुरू से ही, तो वहाँ मुझे कभी भी ये प्रेशर नहीं रहता है कि आप आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको अच्छे से डील नहीं कर सकते। तो वहाँ जब मैं फ्री रहती हूँ, घर का कोई प्रेशर नहीं रहता किसी भी तरह का, तो यहाँ बैलेंस बिठाना काफ़ी ईजी हो जाता है। क्योंकि जब आपके ऊपर डेडलाइंस होती है कि आपको अपना जो भी काम है वो जल्दी ख़त्म करना है, तो कहीं ना कहीं वो एक फ्री टाइम जो रहता है मुझे यहाँ प्लस दे जाता है, तो मैं अच्छे से अपना काम कर पाती हूँ। और जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उन्हें जल्दी मैं पुटअप कर पाती हूँ कोर्ट्स में, ताकि जल्दी से जल्दी आगे काम बढ़ सके। अभी तो यंग है तो बड़ा सुपर एक्साइटेड रहती हूँ कि काम को फटाफट से खत्म करना है, टारगेट को अचीव करना है, इस तरह को लेके। डेफिनेटली, क्योंकि जब आप टाइम लिमिट में काम नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं वो एक्सटेंड होता जाता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा टाइम लिमिट में काम खत्म हो जाए। कृतिका, आपकी नज़र में जो कानून की समझ है, जिसे हम लीगल अवेयरनेस कहते हैं, वो महिलाओं को कैसे सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब आप लॉ का नॉलेज रखते हैं तब आपके साथ कभी भी अगर कुछ ऐसी घटना घटित हो रही है जो आपको लग रहा है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए या वास्तव में ये लॉ के अगेंस्ट में है, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि रोक सकती हैं या उसके लिए आवाज़ उठा सकती हैं। क्योंकि जब आपको अवेयरनेस नहीं होगी तब आप उसके लिए कुछ आवाज़ नहीं उठा पाएंगी। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि इन जनरल सभी को आज लॉ के बारे में जानकारी है। धीरे धीरे जो अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कानून को लेकर, आजकल आप सोशल मीडिया देख लीजिए या यूट्यूब वगैरह सब चीज़ें, आजकल आप जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे उनका आंसर सब जगह अवेलेबल होता है। तो धीरे धीरे अवेयरनेस तो बढ़ती जा रही है मैम, मैं ये नहीं कहूँगी कि अवेयरनेस नहीं है, बट हाँ फिर भी ग्राउंड लेवल पे हम कुछ जगह ऑब्जर्व करते हैं जब हमारे पास जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आती हैं, इनफैक्ट क्षेत्रीय क्षेत्र की भी महिलाएं आती है, उनके पास भी कभी कभी हमारे साथ कोई घटना घटित हो गई है तो हम इसके लिए अब क्या करें, तो पूछने के लिए आती हैं हमेशा कि अगर घर में कोई घटना घटित हुई है या इनके बिजनेस प्रेमाइसेस में कोई घटना घटित हुई है तो उसको कैसे आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज भी कुछ जगह अवेयरनेस हमें नहीं देखने को मिलती है, बट फिर भी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। कि आप यंग हैं, एडवोकेट हैं, आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? मेरे हिसाब से दी वुमेन एम्पावरमेंट ये है कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र की महिला हैं या चाहे आप घरेलू काम कर रही हैं या बाहर काम कर रही हैं, आपको अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। चाहे आप घर से करें या बाहर जाके करें, आप इनिशिएट तो करें एटलीस्ट। जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं या आपकी जो भी कैपेबिलिटी है उसके बियॉन्ड जाकर भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। तो मैं ये कहूँगी हर महिला के लिए कि आजकल आप जैसे यूट्यूब पे भी देखेंगे कि धीरे धीरे लोग जो घर में कुकिंग करते हैं उसे भी वो शूट करते हैं और मतलब बताते हैं यूट्यूब पे, तो वो भी एक स्किल है आपका। तो आपकी छोटी से छोटी कोई भी स्किल है, आपको उसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको समाज में एक नई पहचान दिलाता है, आपकी एक आइडेंटिटी बनती है
जो डेफिनेटली हर वुमन, हर बीइंग अ गर्ल, मैं ये बोलूँगी कि डेफिनेटली सबको ये करना चाहिए। थैंक यू सो मच कृतिका, हमसे कनेक्ट होने के लिए। आपकी जर्नी, आपकी बातें हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट करेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर वुमन एडवोकेट के लिए लॉ सिर्फ किताब में लिखा हुआ कोई नियम नहीं है, यह आवाज़ है उन लोगों की जो बोल नहीं पाते। आज की बातचीत हमें ये बताती है कि वुमन एम्पावरमेंट सिर्फ कानून के द्वारा अधिकारों को जानना नहीं है, उन अधिकारों के लिए खड़े होना भी है। हमारी टीम हर उस महिला एडवोकेट को सलाम करती है जो कानून को हथियार नहीं मानती, सच का संतुलन मानती है। अगली सीरीज में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।